ये पता चला कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो वो 2 शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो टीवी एंकरों को भी मात दे रखा था, तो प्रधानमंत्री जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बेइज्जती करवा दी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के फासिज्म को चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी तो रोकना है। राहुल गांधी जी इतने विजनरी नेता हैं कि जो जो उन्होंने पिछले 4-5 साल में कहा था वो सब फलीभूत हो रहा है। जब 21 नौजवानों के सीनों पे सीधे गोली मार के उन्हें शहीद किया जा रहा था, तब अखिलेश यादव जी अपने घरों से क्यों नहीं निकले? कि जब बीजेपी हाथरस में एक दलित बिटिया को रात के अंधेरे में 2 बजे जला रही थी जबरदस्ती, तो क्यों नहीं निकल के आए? कांग्रेस किसी एक धर्म, किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है, उसमें सबके लिए समान अवसर है। ये तो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को तमाचे मारने जैसी बात है। हम तो उनसे शिकायत करेंगे जो हमारा वोट भी लेते हैं और हमारी ठेकेदारी का दावा भी करते हैं, लेकिन हमारे मुद्दों पे घर बैठे रहते हैं। राजनीति परसेप्शन का खेल है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर एक परसेप्शन बना और वो खूब फला फूला, बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। कल एक इंटरनेशनल मंच पर प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे थे। मशीन है, कभी भी गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद वो बोल नहीं पाए। मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। आप लोग तो मजाक बना रहे हैं प्रधानमंत्री का। नहीं, मजाक हम नहीं बना रहे हैं। मजाक प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का बना दिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जिस तरह वो चुप हुए हैं, जिस तरह से उनकी हड़बड़ाहट दिखी, एक शब्द है हकलाहट, हकलाना, हकला जाना। वो जिस तरह से हकलाहट में चुप हुए हैं, उससे सच में मतलब मैं उनकी भाषण की कला को देश पूरा पसंद करता रहा है, विपक्षी भी उनकी भाषण की कला को पसंद करते रहे, लेकिन कल पूरी कला ही खुल गई उनकी। ये पता चला कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो वो 2 शब्द नहीं बोल सकते। और मज़े की बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ये बात कुछ महीने पहले बोल दी थी, बहुत पहले कह। हाँ, मतलब राहुल गांधी जी इतने विजनरी नेता हैं कि जो जो उन्होंने पिछले 4-5 साल में कहा था वो सब फलीभूत हो रहा है। आपको याद होगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इंडिया गेट के सामने एक प्रदर्शनी लगवाई थी, उसमें बिहार का भी लिट्टी चोखा वाला वो लगा हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने लिट्टी चोखा खाते हुए जब फोटो पोस्ट की थी, तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुनामी आने वाली है कोरोना की। उस समय और सुनामी आई जब ये लिट्टी चोखा खा करके उसका बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में माइलेज लेना चाहते थे, तब राहुल गांधी जी इस देश को कोरोना की सुनामी से आगाह कर रहे थे। आप सोचिए कितना बड़ा विजन है उस व्यक्ति का। और जब कुछ महीने पहले राहुल जी ने ये कहा था कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर शब्द जो है वो मेरे ख्याल है देश में एक बड़ा तबका है, एक बड़ी जनता है जो शायद समझती भी ना हो कि टीवी में इस्तेमाल होता है, टेलीविजन न्यूज चैनलों में होता है। आज भी ग्रामीण अंचल में एक बड़ा तबका है जो नहीं समझता कि टीवी के एंकर भी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो टीवी एंकरों को भी मात दे रखा था। तो अब वो झूठ जब खुला है तो मतलब अब इस पे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। उनकी डिग्री झूठी, उनका भाषण झूठा, उनके जुमले झूठे, उनके वादे झूठे, उनके इरादे झूठे, तो प्रधानमंत्री जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बेइज्जती करवा दी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों पर एक गंभीर आरोप लग रहा है। आप लोगों ने अखिलेश यादव के गठबंधन में 2 फाड़ करवा दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के इशारे पर चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को एंटी दलित घोषित कर दिया। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अखिलेश यादव जी के गठबंधन में दलित ही नहीं, मुसलमान कहाँ है? उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता कहाँ हैं? दलित नेता कहाँ हैं? पिछले 4-5 महीने की तस्वीरें उठा के देख लीजिए। मुझे उसमें आप किसी भी एक प्रमुख मुस्लिम नेता का चेहरा अगर उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हुए दिखा दीजिए। तो आज जो आजम खान साहब को जमानत मिल गई है। मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी आजम खान को नहीं मिली है, उनके बेटे को मिली है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान कितना है? मुझे याद है कि जब अखिलेश यादव जी आजम खान का नाम लेने से भी बच रहे थे, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, यहाँ मुरादाबाद के लोग बैठे हैं, वो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ जो दूसरी पार्टी में होने के बावजूद जब तंजीन फातिमा छूट के आई तो उनके घर सबसे पहले मैं पहुँचा था। मेरे पहुंचने के बाद अखिलेश जी मजबूर हुए और बरेली वो किसी कार्यक्रम में आए हुए थे, उनको मजबूर होकर के रामपुर आना पड़ा था उस मेरे आने के तीसरे दिन, जब सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हुई कि कांग्रेस का एक नेता
उनकी प्रताड़ना के खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन समाजवादी कहाँ खड़ी है। तो ऐसे में अगर उनकी जमानत हो भी जा रही है तो उस जमानत में समाजवादी पार्टी का योगदान क्या है, या अखिलेश जी ने कितना प्रयास किया। लेकिन बात तो हो रही थी ना पूरे देश में, राहुल जी कह रहे थे कि अपोजिशन को एकजुट करेंगे, बीजेपी को रोकना है। तो अब बिहार में भी कांग्रेस की वजह से कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो क्या यूपी में भी यही होगा? कांग्रेस की वजह से अखिलेश मतलब बीजेपी तो आ ही जाएगी फिर सत्ता में? नहीं, बीजेपी को सिर्फ चुनावी तौर पे नहीं रोकना है, बीजेपी के फासिज्म को चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी तो रोकना है। तो मेरा एक सवाल अखिलेश जी से है कि जब एनआरसी मूवमेंट में, सीए में जामिया के बच्चों पे लाठी बरस रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जब 21 नौजवानों के सीनों पे सीधे गोली मार के उन्हें शहीद किया जा रहा था, तब अखिलेश यादव जी अपने घरों से क्यों नहीं निकले? समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो हम लोग, चूंकि हम ख्याल हैं तो परिचय है, उस दौरान मैं उन नेताओं से भी कह रहा था कि अपने घरों से निकलिए, वरना ये लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र को कुचल देंगे। लेकिन उस समय कौन निकला? प्रियंका गांधी जी निकली। जब एक सुबह में 7 बजे सो के उठा तो प्रियंका गांधी जी बिजनौर अनस के परिवार से मिलने के लिए उसके मां के आंसू पहुंच चुकी थी। जब एक शाम मैं इंडिया गेट पर तमाम छात्रों के साथ तिरंगा लेकर के खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो एकाएक ये खबर आई कि प्रियंका गांधी आ रही है। शाम के 8, साढ़े 8 बज रहे थे शंभू जी, और मुझे याद है कि प्रियंका गांधी जी अकेली नहीं आई थी, अपनी एक बिटिया को भी लेकर के आई, और इंडिया गेट के सामने फर्श पर, रोड पर, बिना किसी मतलब कुछ भी बिछाए, सीधे जमीन पर हम लोगों के साथ वो उस आंदोलन में बैठ गई। अपनी बेटी को भी मैंने बिठा लिया। मुझे याद है कि 3 डिग्री टेम्परेचर था एक दिन दिल्ली का, जब कांग्रेस पार्टी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी बीमारी की हालत में गांधी जी की मजार के सामने, गांधी समाधि के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर के दिन भर बैठी रही और विरोध प्रदर्शन करती रही। संविधान की प्रस्तावना पूरी कांग्रेस पढ़ती रही, जिसमें राहुल जी भी बैठे, सोनिया जी भी बैठी, प्रियंका जी भी बैठी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बैठे, हमारे जितने मुख्यमंत्री थे सारे प्रदेशों के वो बैठे, अहमद पटेल साहब हयात थे वो बैठे, गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठे, सारे लोग बैठे। हमने तो उस लेवल पर जाकर के बीजेपी के फासिज्म को झेला है, हमने लड़ाई लड़ी है। बताइए अखिलेश जी कहाँ खड़े थे? अखिलेश जी या हम सारे लोग, बाकी जो और बाकी दल हैं विपक्ष में, जो वैचारिकता के स्तर पर लगभग समान हैं, उन सबसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी हाथरस में एक दलित बिटिया को रात के अंधेरे में 2 बजे जला रही थी जबरदस्ती, तो क्यों नहीं निकल के आए? मैं गवाह हूं, 17 किलोमीटर पैदल चला था मैं साथ में। राहुल जी को जब पुलिस के अधिकारी ने धक्का दिया था तो पहला व्यक्ति था मैं उठाने वाला। उस तरह का कोई प्रयास करते हुए अखिलेश जी कभी क्यों नजर नहीं आए? आपको याद होगा उसके बाद भी इतनी प्रताड़ना हुई। आपको याद होगा कि किसानों को कुचला गया, तो बारिश हो रही थी, रात के अंधेरे में पुलिस से भिड़ती हुई, झगड़ती हुई, लड़ती हुई, अपनी सुरक्षा का ध्यान भी ना रखते हुए प्रियंका जी निकली तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और अखिलेश जी निकले तो कहां बैठ गए? अपने घर के सामने। तो यही तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की सेटिंग है, मैं सरकार चलाऊं तो तुम आंदोलन करो, तुम सरकार चलाओ तो मैं आंदोलन करूं। और कोई मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली, मैं फिर कह रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी आंदोलन करे तो जेल में बंद कर देना। तो उन लोगों को तो जेल में डाल जाने भेजने का डर रहता है ना। नहीं, आप मुझे बताइए, चंद्रशेखर रावण की बात पर आप में भी गुस्सा है कि वो उसमें क्यों नहीं, लेकिन जब चंद्रशेखर रावण जेल में थे या उससे पहले बीमार थे, आपको याद होगा मेरठ बीमार थे, प्रियंका गांधी जी बिना किसी कार्यक्रम के उनसे मिलने गई या नहीं गई? प्रियंका गांधी जी गई ना? कभी अखिलेश यादव जी मिलने क्यों नहीं गए? मतलब आपकी बातचीत है ना आप लोग की चंद्रशेखर रावण से, वो मतलब आरोप में दम है कि कांग्रेस के इशारे पर वो कर रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का ट्रेंड ये आ रहा है कि एक भी शेड्यूल कास्ट अखिलेश यादव को वोट देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि भैया ये तो दलित विरोधी हैं, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनको वोट देने के लिए तैयार है। अभी हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट आने दीजिए, हम लोगों को मैदान में उतरने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हाँ कितना मुसलमान उनको वोट दे रहा है। तो फिर तो बीजेपी आ जाएगी, अच्छे से आ जाएगी। हम कह रहे हैं, हम बीजेपी से हम ही लड़ ही रहे हैं, समाजवादी लड़ती हुई कहाँ दिखी? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, समाजवादी लड़ती हुई दिखी कहाँ? आप पिछले 2 साल का पूरा आंकड़ा उठा के, पिछले 4 साल का आंकड़ा उठा के मुझे बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकार से लड़ती हुई दिखी कहां? अब कौन आ जाएगा कौन नहीं आ जाएगा, इस नैरेटिव से बाहर निकल के मुझे ये बताइए कि जो चुनाव से पहले लड़ता हुआ दिखा है
वही चुनाव में भी लड़ेगा कि चुनाव के समय में हवाई लोग आकर के लड़ने लेकिन मैं लगे। ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ, चिदम्बरम का एक ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि गोवा में आम आदमी पार्टी जो है वो वोट खराब करेगी, इस वजह से बीजेपी जीत जाएगी, उसको नहीं लड़ना चाहिए। तो यही सवाल होता है कि यूपी में भी तमाम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए और अखिलेश यादव के समर्थन में वॉक ओवर देना चाहिए, बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव। गोवा दो छोटे छोटे जिलों का स्टेट है। गोवा की परिस्थितियां दूसरी हैं। गोवा में बीफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुद्दा नहीं है। वहाँ मुद्दा है, वो तो कहते हैं कि हम और बांटेंगे। यहाँ पर उसी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो गोवा की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। गोवा का उदाहरण देकर के आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं समझ सकते, ना उस पर बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, गोवा में नौजवानों पे गोलियां नहीं चली हैं, गोवा में किसी दलित की बेटी को रात में जिंदा नहीं जला दिया गया है। गोवा की परिस्थितियां दूसरी हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी रही है या नहीं? अगर अखिलेश जी को लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में बैठ के साजिश कर रही है, तो फिर मुझे बता दें कि दिल्ली में बैठ करके कोई हाथरस कैसे पहुंच सकता है? दिल्ली में बैठ करके कोई लखीमपुर कैसे पहुंच सकता है? दिल्ली में बैठ के कोई बिजनौर जमीन पे कैसे उतर सकता है? कांग्रेस जमीन पे रही है। अखिलेश जी, आप इस तरह की अनर्गल बयानबाजी ना करें कि कांग्रेस बैठ के साजिश करे। कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है, आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, आप 20% मुस्लिम आबादी कहा जा रहा है कि यूपी में है। इमरान प्रतापगढ़ी सबसे बड़े चेहरा हैं कांग्रेस के। आपको नहीं लगता सीएम अगर जिस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, 12%, 8% यादव के जब सीएम हो सकता है अखिलेश यादव, 25% दलित के लिए मायावती हैं, तो 20% मुसलमानों के लिए एक सीएम का चेहरा नहीं इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया जा सकता है? नहीं, हम कह रहे हैं ये कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। कोई इमरान प्रतापगढ़ी बन सकता है, कोई दलित भाई हमारा आगे, कोई पीएल पुनिया बन सकते हैं, कोई आलोक प्रसाद बन सकते हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा इस तरह के फैसले किए। कांग्रेस ने इस देश को 6 मुख्यमंत्री मुसलमान दिए। कांग्रेस ने एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस ने 2 मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले सरदार भाई को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। तो कांग्रेस ने इस तरह के चौंकाने वाले फैसले हमेशा किए हैं। कोई भी बन सकता है, वक्त आएगा तो हम भी उसके लिए क्लेम करेंगे, जाहिर सी बात है। हम देखिए, कांग्रेस किसी एक धर्म, किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है, उसमें सबके लिए समान अवसर हैं। जो ये समझते होंगे कि वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं या उनके पास उनकी ठेकेदारी है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नहीं, अब ठेकेदारी किसी की नहीं है। मुसलमान समाज जागरूक है, वो देख रहा है कि उसके मुद्दों पे लड़ कौन रहा है और कौन खाली तकरीरें कर रहा है और कौन खाली बातें कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। देश का बड़े से बड़ा नेता आकर के मुझसे बहस कर सकता है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि वो मुझे बताए कि उसने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के, खासतौर से मुस्लिम समाज के मुद्दों पर कहां लड़ाई लड़ी है। अच्छा, इससे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी 20% आबादी को बिना टिकट दिए चुनाव लड़ती है, इसे आप कैसे देखते हैं? वो वैसे ही जैसे बीजेपी देखती है। बीजेपी तो क्या और किसी पार्टी में दम है कि वो 15% सवर्ण को बाइकआउट करके चुनाव लड़ जाए? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, सवर्ण को बाइकआउट करना एक डिफरेंट चीज है और मुसलमान को बाइकआउट करना एक डिफरेंट चीज है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को बाइकआउट करके अपने वोटर को एक मैसेज देना चाहती है कि हम मुसलमानों का इस तरह से उत्पीड़न भी करेंगे, उन्हें हिस्सेदारी भी नहीं देंगे और उसी की बुनियाद पे वोट भी मांगेंगे। मतलब धर्म की राजनीति करती है। ये तो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को तमाचे मारने जैसी बात है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत क्यों करें? उनकी तो खुली राजनीति है। हम तो उनसे शिकायत करेंगे जो हमारा वोट भी लेते हैं और हमारी ठेकेदारी का दावा भी करते हैं, लेकिन हमारे मुद्दों पे घर बैठे रहते हैं। हमें इस सेकुलर ढांचे में हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमारे मुद्दों पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए, सिर्फ हमारे ही नहीं, सबके मुद्दों पर खड़े नजर आए। दिलीप मंडल देश के सबसे तेज तरार पत्रकार हैं। उन्होंने आज लेख लिखा है द प्रिंट में कि आप हाथ में फरसा लहराइए, आप घरों से न निकलिए और आप चाहिए कि मुसलमान डर से आपको वोट दे, बंधुआ मजदूर समझिए, दलितों के आरक्षण को न बचाइए, कुछ हक अधिकार को न बचाइए, पिछड़े के हक अधिकार को न बचाइए। जैसे बीजेपी मुसलमानों को बायकॉट करके चुनाव लड़ती है, आप सवर्णों को 100 टिकट देकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी चाहते हैं कि आपको मुसलमान, दलित और पिछड़ा जिसका अधिकार छीना जा रहा है वो वोट दे, तो या तो वो समाज मूर्ख है
या वो नेता किसी काम का नहीं है। द प्रिंट का वो लेख जरूर पढ़िएगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।